अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें शामिल है हमारी आज की अहम खबर के SIFC का निज़ाम इंतहाई खुफिया तरीके से चलाने का सिलसिला जारी है। अवामी सतह पर एतराज़ात तो पहले भी उठ रहे थे, अब यकीनी तौर पर पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से और ब्यूरोक्रेटिक साइड से भी एक बड़ी मुज़ाहमत जो है वो देखने को मिलेगी और लगता यूं ही है कि ये दाल गलने की नहीं। इसी तरीके से हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के गिर्द एक हसार कायम किया गया था, चंद मखसूस लोगों को मिलने दिया जाता था, चंद मखसूस लोगों को मिलने नहीं दिया जाता था। इस वक्त भी सूरत हाल वही है और मुअम्मा है, मसला है माइंस एंड मिनरल बिल का पास होना खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से, और अब तो मीडिया का एक हिस्सा भी ये तासुर दे रहा है कि पाकिस्तान तो बच ही उस सूरत में सकता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली माइंस एंड मिनरल बिल पास कर दे। ताज़ा तरीन तफसीलात जो आज जेल से इमरान खान के मुख्तलिफ बयानात आए और जो मुख्तलिफ लोगों ने इस हवाले से कहा, आपको अहम तफसीलात से आगाह करेंगे। इसी तरीके से एक तरफ तो चोलिस्तान को सरसब्ज करने की बातें हो रही हैं, जमीन आबाद करने की बात हो रही है, पूरे मुल्क के अंदर नई नहरें निकालने के नाम पे एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है, सूबों के दरमियान हालात खराब कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ आबाद जमीनों को बंजर बनाने का मंसूबा भी वही लोग चला रहे हैं जो चोलिस्तान को आबाद करने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। हकाइक और सिर्फ हकाइक पर बात करेंगे, आपके सामने शवाहिद रखेंगे जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। इसके अलावा भी चंद अहम चीज़ों पे मुख्तसर कमेंट होगा, लेकिन अपने मौज़ूआत पर आने से पहले मैं सिर्फ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये आप देख रहे होंगे, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज जो एक ओवरसीज पाकिस्तानीज की कॉन्फ्रेंस है उसमें एक बयान है। ये बयान, इसके ऊपर मैं कोई लंबी बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक कॉमेंट देना है आपको कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ के ऊपर बात करना या उनके बयान पे बात करना इसलिए जरूरी होता है कि वो पाकिस्तान का निजाम चला रहे हैं, वो पाकिस्तान के मालिक मुख्तार बादशाह हैं। ये हकीकत है। अगर आप इस हकीकत से डिसएग्री करते हैं तो आप मुनाफकत कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं इस मौजू पे चूंकि तफसीलन बात नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि 10 नस्लें भी याद रखेंगी, बलोचिस्तान, ये वही नारे हैं जो ये कहते थे कि अल्लाह के नाम पर कायम हुआ था, दुनिया की कोई ताकत इसको तोड़ नहीं सकती, और फिर पाकिस्तान टूट गया था। आज के दिन तक लोगों के पास उस बात का कोई जवाब नहीं है। जोशीली और जज्बाती बातें, अपने ही लोगों पे तशद्दुद, जुल्म, कत्ल गारत, लोगों को गद्दार कहना, ये सिलसिला कभी भी ना तो कौमों को बनाता है और ना ही किसी लीडर के विजनरी होने की निशानदेही होता ही है। ये जब भी आपको इस तरह की बातें सुनने को मिले, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इसका मतलब आप ये समझ जाएं कि आपकी या आपके मुल्क की बागडोर चंद जाहिलों के हाथों में है जो अल्टीमेटली पूरे निजाम को क्योस की तरफ लेकर जा रहे हैं। वाहिद सूरत यही होती है कि मामलात को फहम के साथ देखा जाए और डील किया जाए, हर किसी को गद्दार ना कहा जाए, लड़ने वालों से भी बिल्कुल अगर लड़ना जरूरी हो तो लड़ा भी जाए, लेकिन यह भी देखा जाए कि उनके साथ अगर कोई जुल्म हुआ है और क्या उसका मदावा हो सकता है या नहीं हो सकता, या माजी में करने की कोई संजीदा कोशिश हुई है या नहीं हुई। आप मेरी बातों से नाज़रीन इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि पाकिस्तान को बचाने की यही सूरत है। मैं अपनी ये बात हमेशा कहता रहूंगा। चलते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। SIFC आप जानते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, ये 2023 जून में कायम की गई, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है ये उनका एक ब्रेन चाइल्ड था। अपनी तरफ से उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इकॉनमी के 5 मुख्तलिफ सेक्टर्स का इंतखाब
किया और फौज की सरबराही में कुछ सिविलियन लोगों को साथ मिलाकर उनका ये ख्याल था कि वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। अगरचे ये चीज़ गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह का वाहिद मतमा नज़र पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी को मजबूत करना हो सकता है। इसके अलावा और कोई बात अगर वो करेंगे तो उससे मुल्क को अगर कोई फायदा पहुंचेगा भी सही तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा और इन द लॉन्ग रन मुल्क नुकसान में जा रहा होगा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की बागडोर संभालने का फैसला किया और 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जिनके जरिए वो मुल्क का निज़ाम खुसूसी तौर पे उन शोबों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट के मौक़ों को बेहतर बनाने के लिए काम करने का सोच रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये वाले 5 शोबे थे: एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, IT एंड टेलीकॉम, माइंस एंड मिनरल्स, एनर्जी के अंदर 2 शोबे हैं, पेट्रोलियम एंड पावर। और फिर इस तरह 5वां शोबा जो है उसमें 3 मुख्तलिफ चीजों को डाला गया: इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन। अब आप ये भी जानते हैं कि BBC ने रिपोर्ट किया इस हवाले से कुछ दिन पहले कि वो तमाम 5 शोबे जो SIFC ने मुंतखब किए, इन सब के लिए एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की गई। SIFC के तहत बनने वाली इन कंपनियों की सरबराही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि अब जो कंपनीज बनी है, क्या वो 5 कंपनीज बनी हैं या 5 से ज्यादा हैं? क्योंकि मैं बताता हूं आपको, जिस तरह एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक है, तो क्या इन दोनों के लिए एक कंपनी बनी है या दोनों के लिए अलग-अलग कंपनियां बनी हैं? ये बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह है कि जिस तरह आखिरी शोबा आप देख रहे होंगे, इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन, इसमें हमें एक कंपनी का जिक्र BBC की इसी खबर में बताया गया और वो ये था कि वो कंपनी स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिए थी। उसके सरबराह एक प्राइवेट शहरी हसन अजहर हयात थे जो कि रिटायर्ड हैं फौज से। इसी तरीके से साफ ज़ाहिर है उससे तो यूं ही लग रहा था कि इंडस्ट्री के लिए अलहदा प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेटाइजेशन के लिए अलहदा कंपनी होगी, एनर्जी के अगर पेट्रोलियम सेक्टर है उसके लिए अलहदा कंपनी होगी, पावर के लिए अलहदा कंपनी होगी, माइंस एंड मिनरल के लिए अगर कंपनी है, IT एंड टेलीकॉम की एक ही कंपनी बनाई है या IT की अलहदा बनाई है, टेलीकॉम की अलहदा बनाई है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम जानते ही नहीं। ये SIFC आप देख रहे होंगे, ये वेबसाइट है sifc.gov.pk। आप खुद भी इसके ऊपर जाएं, आपका जाना बहुत जरूरी है। ये इदारा पूरे मुल्क का निजाम चला रहा है। पूरे मुल्क में जहां से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, पैसा आ सकता है, उसके ऊपर इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया हुआ है। तो आपका इन तमाम मालूमात से आगाही रखना बहुत जरूरी है। ये जरा देखिए कि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर तमाम जो इसके ऑप्शन हैं उसके अंदर आप जाएं, तमाम मेन्यू आइटम में जाएं और देखें क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस शोबे में क्या क्या इन्वेस्टमेंट आ चुकी है या वो दावत दे रहे हैं कि आए आप इन्वेस्ट करें। क्या आपको किसी जगह पे कंपनीज का जिक्र मिलता है कि प्राइवेट कंपनीज हैं? जबकि इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, जो इसका काम करने का स्टाइल है, वो तो ये है कि SIFC एक सर्विंग ऑफिसर है पाकिस्तान आर्मी के, वो हेड करते हैं, बाकी नीचे स्टाफ है जो कि साफ ज़ाहिर है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के अंदर जो सेक्रेटरियल सपोर्ट देता है मामूली सी। सारा काम जो है वो मुतलका शोबों की कंपनियां कर रही हैं। आप ट्रांसपेरेंसी का लेवल देखें कि वो कंपनियां जो इस वक्त प्राइवेट कंपनियां जो मुल्क का निजाम चला रही हैं, SIFC के अंदर कायम की गई। BBC की इस खबर के मुताबिक आपको इस वेबसाइट पे उन कंपनियों की डिटेल ही नहीं मिलती कि वो कंपनियां कब बनाई गई, उन कंपनियों का नाम क्या है, उनका पेड अप कैपिटल क्या था, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, उसके डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन लोग उसके अंदर वो फंक्शनिंग कैसे करेगी। ये एक ऐसी कंपनी होगी जो विच विल बी ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली। तो अब उसके अंदर जो तैनातियां हो चुकी हैं वो किस किस की हुई हैं, उसके अंदर जो तैनातियां हो रही हैं वो किन किन की हो रही हैं, उनके अंदर जो मामला आगे चलेंगे वो किन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलेंगे, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस SOPs क्या हैं, क्या हमारे पास कोई तफसील। ये पूरी वेबसाइट मैंने इसलिए आपके सामने रखी, आप इसका खुद जायजा लें, बगौर जायजा लें कि आपके सामने कोई चीज है।
मीडिया को तो आप बैठा देते हैं, चंद बातें अपने लोगों से अपने चैनल्स के ऊपर कहलवा देते हैं, लेकिन बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी का ये लेवल है कि जो 5 या कम से कम 10 कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां मुल्क का निजाम इस वक्त चला रही हैं, वो शोबे जो हमने पिछले 78 सालों में कायम किए, उनके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुकी हुई हैं कंपनियां, हमें उन कंपनियों के नामों का ही नहीं पता, हमें उस कंपनी के नाम का ही नहीं पता, हमें उस कंपनी की तफसीलात का ही नहीं पता, हमें उन कंपनीज के सीईओ का नहीं पता, हमें कोई तफसीलात का नहीं पता। ये वो इससे पहले तो खैर मुख्तलिफ कंसर्न थे कि जो होंडे मनसूबे सामने लाए गए कि जी हम ग्रीन पाकिस्तान, हम ज़राअत को ऊपर लेके जाएंगे, हम चोलिस्तान को आबाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो उसके ऊपर अवामी सतह पे एक तनकीद हुई, और वो तनकीद ज्यादा तब बढ़ गई जब नई नहरें बनाने का मनसूबा जो है वो सामने लाया गया। अब बात यह है कि ये सारी बातें तो अपनी जगह पे, अभी आप ये देखें कि ट्रांसपेरेंसी का क्या लेवल है कि आपको कुछ पता ही नहीं कि कितने खुफिया अंदाज के अंदर सारे मामले को चलाने की एक अजीबोगरीब सी कोशिश की जा रही है, और यकीनी तौर पे कंसर्न्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। SIFC डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सूबाई हुकूमतों से, SIFC डायरेक्टली जो है वो लेजिस्लेशन सुजेस्ट करती है सूबों को कि आप अच्छा किन किन सब्जेक्ट्स पे सुजेस्ट करती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पे थोड़ा सा आगे चल के भी बात होनी है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि SIFC की वो प्राइवेट कंपनियां सुजेशन बना के आगे देती हैं सेक्रेटेरिएट को, जो एक आर्मी ऑफिसर रन कर रहे हैं, और वो सूबों को सूबाई मैटर्स के ऊपर कानून साजी करने का हुक्म देते हैं। आप अंदाजा कर ले इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। और बात करने वाले गद्दार हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको निशान इबरत बनाने का जो सिलसिला वो जारी है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो अवाम के सामने रखना बहुत जरूरी होता है, रखे जाते रहेंगे। बाकी मामला तो खैर पाकिस्तान में हमेशा से चलते रहे, हमेशा से चलते रहेंगे। नाज़रीन इसके ऊपर नजर रखिएगा, मजीद बात भी इसके ऊपर करते रहेंगे। बहुत अहम मौजू इमरान खान के गिर्द घेरा उसी तरीके से तंग है जो पिछली मरतबा 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे बंद किया गया था। उनके आसपास जो लोग थे, कंट्रोल मुलाकातें करवाई गई, उनके अपने लोगों की मुलाकातें करवाई गई, उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, और इस तरीके से एक पूरा एक अरेंजमेंट किया गया कि तरमीम भी पास हो सके और खुसूसन वो कानून भी पास हो सके जिसके जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना मकसूद था, जो कि साफ ज़ाहिर है कि गैर मुकम्मल पार्लियामेंट की वजह से वो उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। और बहरहाल नवंबर 2025 में अगर कानून की अमलदारी हो तो आसिम मुनीर साहब को जाना होगा और वज़ीर-ए-आज़म को नए आर्मी चीफ को अपॉइंट करना होगा, और इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। लेकिन वही माहौल जो उस वक्त था वो अब जो है वो कायम किया गया है, और आप सबको पता है कि इसका वाहिद मकसद जो है वो किसी भी तरीके से माइंस एंड मिनरल बिल को पास करवाना है। इसमें जो वाकयात हुए हैं, एक स्टेटमेंट ऑफिशियल आई है, मैं उसके चंद पॉइंट्स आपको बता देता हूं। उसमें पहला पॉइंट ये है कि जी इमरान खान की तरफ से कहा गया कि मैंने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, हमेशा जो है वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखता हूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से की है कि माइंस एंड मिनरल बिल से मुतल्लिक हर किस्म के मुतनाज़ा गुफ्तगू बंद होनी चाहिए, यानी कि उनको ये रिपोर्ट किया गया है कि मुतनाज़ा गुफ्तगू हो रही है। जब भी कोई बिल आता है तो उसके ऊपर फॉर और अगेंस्ट बात होती है, ये मुतनाज़ा कहाँ से होगी, ये कौन खान साहब को बता रहा है, ये बड़ी अहम बात है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुझे ब्रीफिंग करेंगे, इसके बाद मैं सियासी क़यादत से मुलाकात करूंगा और मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये वाला फिक्रा जो है वो चलेगा कि इमरान खान की मंजूरी से बिल पास होगा। इसके बाद बिल से मुतल्लिक पार्टी के अंदर कोई मजीद इख्तलाफी बयानात नहीं आने चाहिए। ये चीज़ साफ ज़ाहिर है कि एक रिक्वायर्ड होगी और वो वहां से आ गई। शेख वकास अकरम साहब जो है उनकी तरफ से ये जारी किया गया। जो आज के दिन हैपनिंग हुई हैं वो क्या है, मैं असल मामले पे आने की तरफ चंद हैपनिंग आपको बता दूं। सलमान अकरम राजा का आपने देख लिया कि उनको मिलने नहीं दिया गया, उनका वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है। इसी तरीके से जो अलीमा खान बहन है उनको नहीं मिलने दिया गया, कहा गया उनको एक आध दिन में मिलवा देंगे, वो खैर मिलवा भी दें तो वो मामला डिफरेंट है। इसी तरीके से आमिर सईद अब्बासी साहब सहाफ़ी हैं, उनका ट्वीट है वही होगा जो इमरान खान चाहेगा, जब तक इमरान खान का हुक्म नहीं आता तब तक ये बिल पास नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ये एस्टेब्लिशमेंट की लाइन है कि ये बात बार बार
कही जाए कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे, और फिर आखिरकार इमरान खान कह देंगे। ये एक छोटी सी वीडियो देख लें। शिराज अहमद शिराजी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनसे बात की है और उनसे पूछा है कि क्या इस बिल के पास होने के हवाले से इमरान खान की रिहाई एक शर्त है या नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं? इसकी फाइनल अप्रूवल के लिए तब जाएगा जब खान साहब इसकी फाइनल अप्रूवल देंगे। सर, खान साहब की रिहाई के साथ मशरूत किया गया है, क्या ये कुछ इत्तला करें सर? नहीं, खान साहब की रिहाई का तो हम अदरवाइज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें है क्या। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि उनकी रिहाई का मामला है ही डिफरेंट। खैर, मैंने आपके सामने सिर्फ एक चीज़ रखना था कि जियो न्यूज़ का एक प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड, एक बहुत ही अहम और अच्छा प्रोग्राम इसलिए है कि मुख्तलिफ आरा रखने वाले, एक वक्त था वैसे कि मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोगों को इसमें जगह दी जाती थी, अब भी दी जाती है लेकिन पहले की निस्बत कम हो गया। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो इस प्रोग्राम में आते थे, जिनमें मारवी सरमत जैसे लोग भी शामिल थे, जिनको बाद में जो है वो बैन किया गया, और भी बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी राय की वजह से सेंसर हुए। यकीनी तौर पर उस पर चैनल एडमिनिस्ट्रेशन का यकीन होगा, सब तरह के एस्टेब्लिशमेंट का दबाव होता है, मेनली उसकी वजह से फैसले लेने होते हैं। लेकिन इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल एहतराम सहाफ़ी जिनके साथ काम किया, जो इसमें मुसलसल आते हैं, मैं अमूमन इसलिए कोशिश करता हूँ कि लाजमी देख लूँ। उसकी वजह ही ये होती है कि एक मौजू के ऊपर आपको 4-5 मुख्तलिफ आरा मिल जाती हैं। ख़ुसूसी तौर पर जिस तरह उमर चीमा हैं, एजाज सैयद हैं, आसफ बशीर चौधरी हैं, फ़खर दुरानी हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कि ये सहाफ़ियों के नाम मैंने लिए, इसमें महमद सरफराज हैं, खुसूसन बेनज़ीर शाह साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त, वो फैक्ट चेक के हवाले से भी काम करती हैं। ये लोग आते हैं। इसी तरीके से मुस्तकिल जो लोग हैं उनमें अरशाद भट्टी साहब एक हैं, तजिया निगार हैं। इसी तरह सीनियर सहाफ़ियों में से सुहेल वड़ाइक साहब भी कभी कभी इसमें बैठे होते हैं। तो आपको एक बहुत ही एक वैरायटी मिलती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चूँकि एक व्यूअर हूँ, तो मेरा अगर कहीं पर मैं तनकीद मेरी हो तो वो मेरा एक राइट बनता है। मैं वो तनकीद अपनी थोड़ी सी मंजरेआम पे लाना चाहता हूँ। मैंने सबका नाम एहतराम से लिया और एहतराम के दायरे में रहते हुए ही मैं तनकीद करूँगा। और वो ये है कि अमूमी तौर पर हमें एक डिफरेंट ओपिनियन मिलती है, जबकि इस हवाले से ये देखा गया कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि कल मैं जब वो देख रहा था और जब उन्होंने माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर बात शुरू की, तो आप यकीन माने, मैं बिल्कुल दयानतदारी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि 4 लोग थे, अरशाद भट्टी साहब थे, फ़खर साहब थे, उमर चीमा साहब थे। मुझे नहीं पता था ये लोग और महमद सरफराज साहबा थी कि ये लोग क्या कहेंगे। सिर्फ मुझे एक बंदे का पता था कि वो क्या कहेगा, और वो अरशाद भट्टी साहब थे। बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए और कोई भी राय रखना उनका हक बनता है। लेकिन जैसे ही मौजू सामने आया तो मुझे पता लग गया कि अरशाद भट्टी साहब क्या कहेंगे। अच्छा, लेकिन इन्हें हाईलाइट क्यों कर रहा हूं इस सारे मौजू के अंदर? इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि बात जमात होके सभी लोग जो हैं वो एक ही नुक्ते को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा बहुत कम होता है, तो इसलिए पहले भी हुआ चंद मौजूआत के ऊपर, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त था। अब इसमें जो बातें कही गई, अरशाद भट्टी साहब का मैंने आपको बता दिया, मुझे पहले ही पता था उन्होंने सपोर्ट करनी है। उमर चीमा साहब ने जो बात की, मेरी राय ये है कि उन्होंने गुस्से में कोई एनआरओ की बात की, मेरे ख्याल में ये गुस्से में कमेंट था। फ़खर साहब ने जो बातें की, उन्होंने कोई कंपैरिजन किया पिछले बिल से और उससे। मैंने वो बिल देखा पिछले वाला भी, मुझे उनका कंपैरिजन गलत लगा, वो दुरुस्त नहीं था। फैक्चुअली बहुत सी इनएक्यूरेसीज थी। कुछ ऐसी नई बातें डालने का कहा गया कि नए बिल में नई बातें डाली हैं, वो सिंपल रूल्स के जरिए भी डाली जा सकती हैं। जिस बंदे को थोड़ी सी भी लेजिस्लेशन की समझ हो इस बात को समझ सकता है। कोई माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बात की गई, ये बात भी गलत है कि पिछले बिल में नहीं थी। पिछले बिल में नहीं भी थी तो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से अलग से लेजिस्लेशन मौजूद है ना। तो ये सारी बातें जो है, खैर वो साजर एक वो गवर्नमेंट का एक पूरा नैरेटिव था जो दिया गया, और वो देना हक बनता है किसी का भी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से हुई, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है महमद सरफराज साहिबा, सीनियर हैं और हमेशा सीखा है। बहुत सारी बातें ऐसे माजी में होती रही जिसके ऊपर उनका स्टैंस जो है वो दुरुस्त साबित हुआ और हम जैसे लोग जो बातें कर रहे थे वो गलत हुआ। और आज भी जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है उनका स्टैंस जो है वो दुरुस्त हो। उनके स्टैंस में मुझे सिर्फ ये अफसोस हुआ कि उन्होंने जो बातें की उसमें कोई कंक्रीट बात नहीं थी। कंक्रीट बात से मुराद किया कि वो भी यही लगा कि उन्होंने कहा कि जी इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि वफाक ने भेजा है तो फिर सुबह जो है ना वो कहे जी वफाक से तुम्हारी मुखालफत है तो हम तो नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये बात, पहली बात तो ये कि अगर महमद साहबा हमें
चंद ऐसी लेजिस्लेशंस की मिसालें दे देती माजी में कि जी माइन एंड मिनरल के हवाले से वफाक पहले भी बिल भेजता रहा है सूबे को और कहता रहा है कि आप मंजूर करें। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर प्रोविंस चाहे कानून साजी करे चाहे ना करे। और हम ये जानते भी हैं कि ये जो बिल है ये वफाक ने नहीं भेजा है, ये SIFC ने भेजा है। ऐसी सूरत में और हमें मालूम है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं, देखिए मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूं, इसमें कोई जज्बातियत वाली बात नहीं है कि जी बिल के हवाले से बाज बिल यकीनन ऐसे हो सकते हैं कि जो कौमी अहमियत के हों, जिसमें एक अर्जेंसी हो, जिसमें हो कि इसको फौरी तौर पे पास होना है ताकि मुल्क का निज़ाम आगे चले, मामलात आगे चलें। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ये बिल अब पास हो या 6 महीने बाद हो, पाकिस्तान की तकदीर इस बिल के लिए पास होने से नहीं बदलनी। इसके अंदर मामलात हैं, इश्यूज हैं। SIFC के रोल के ऊपर जो कहा जा रहा है ना कि चंद पॉइंट्स हैं, चंद नुक्ते हैं बिल के अंदर, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो बैठ के बात हो सकती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। ओवरऑल जो एक कोशिश हो रही है पूरे का पूरा कंट्रोल लेने की माइंस एंड मिनरल के, ये एक मौजूद गुफ्तगू है। ये बात मैटर नहीं करती है मेहमद साहबा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चंद लोग क्या कह रहे हैं। इस मुल्क के अंदर हमेशा से चंद लोग जो हैं, आप जैसे लोगों से हमने सीखा कि वो किसी भी पार्टी की हो तो वो एस्टेब्लिशमेंट के प्रो बन के खड़े हो जाते हैं ना। तो इसमें इस वक्त तो मौजूद गुफ्तगू तो ये था कि आप ये बताती हैं कि ये अर्जेंसी है कि ये फौरन पास होना चाहिए। आप लॉजिकल बात बताती कि ये वजह है, इतना $300 मिलियन जो है ना पर मंथ या पर ईयर जो है ना वो KPK की गवर्नमेंट को मिलेगा, इनके माली हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से इसका फौरन पास होना जरूरी है। साफ है कि मुझे आपसे यही वाइब आई कि आप ये कहना चाह रही हैं कि इस बिल का पास होना तो बहुत जरूरी है, ये तो KPK वाले ना गलत कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई से मनसूख करने वाली बात, वो तो पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल बातें हमेशा होती है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई इतनी अहमियत है। असल बात यह है कि एक मूव ही बुनियादी तौर पे गलत और कंट्रोवर्शियल है। दफाई शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मुल्क के इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर आकर इस हद तक दखल अंदाजी करना कि वो सूबाई सब्जेक्ट्स के ऊपर जाके सूबाई गवर्नमेंट्स को बता रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से कि आप इस हवाले से ये कर लें और ये ना करें और ये डाल दें और ये ना डालें, ये बात बुनियादी तौर पे गलत है। तो मेरे ख्याल में मेरे जैसे लोग, मैं इंतहाई अदब से बात कर रहा हूं और बहुत सीखा, इसमें कोई मैं किसी का कोई मजाक उड़ाना चाहूं तो मैं ओपनली उड़ा लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल दयानतदारी से कह रहा हूं कि बड़े एहतराम से हमने सीखा महमल जैसे लोगों से। तो मेरे ख्याल में ये वाली क्रिटिसिज्म लाजमी होनी चाहिए थी। हम जैसे लोग तवक्को कर रहे होते हैं कि बाकी सब लोग जब एक खास बयानिया बेच रहे होंगे तो जिस तरह मारवी बैठ के जो एक अवाम की बात थी या एक असूल की बात थी या एक जमहूरियत पसंद वाली बात थी वो इस प्रोग्राम में करती थी या बाकी चंद लोग करते थे, तो मेरे ख्याल में महमद साहब को भी ये बात करनी चाहिए थी। ये क्रिटिसिज्म है, इसमें कोई वो पर्सनल वाली बात नहीं है। मेरे लिए हमेशा से एहतराम है और हमेशा रहेगा। नाज़रीन, इस मौजूद के हवाले से मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि ये है वो सूरत हाल कि सब के सब लोग मिलके एक ऐसा तासुर क्रिएट कर रहे हैं। मैंने जो तफसील जियो वाले प्रोग्राम की भी इसीलिए दी कि उसमें आपको मेरा व्यू पॉइंट समझ आ जाए कि ऐसी कोई गल नहीं है कि ए हो गया तो कम चलने नहीं तो सारा कुछ बंद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर ये वाली बात भी की जाती है कि KPK का बिल है, KPK ने PTI को, इमरान खान को पिछले 15 सालों का, पिछले 10 सालों से दे रहे हैं, 15 साल तक का मैंडेट दिया है। अगर ये बात भी की जाती है कि वो बाहर आकर लोगों से बात करके ये करना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, उनके खिलाफ कोई ऐसा केस भी नहीं है। और ये वाली बात बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है और बयानिया यही बनाया जा रहा है फौज की तरफ से और PTI के लोगों से कहलवाया जा रहा है कि जो भी होगा इमरान खान की मर्जी से होगा। ये बड़ी ही एक आप कह लें कि एक धोखा देने वाला एक फिक्रा है, जबकि बुनियादी चीज ये है कि उनकी मुलाकात जो है वो मुतलका लोगों से हो सके, उनको पूरी बात समझ आए कि किसकी बाजू बेलने में आई हुई है कि फौरी तौर पे बिल मंजूर करवाओ और उसके लिए राय अमा हमार करने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल यही वाला बिल अली अमीन गंडापुर पास करवा लें, फर्ज करें कि जी मैं गलत कह रहा हूं, जो मेरी सोच है वो गलत है, अली अमीन गंडापुर ये वाला बिल पास करवा लें ना, जब इमरान खान रहा हो जाए पास करवा लें, इसमें क्या बात है। या तो ये कहीं ऐसा बिल है कि पूरा निजाम ममलकत, निजाम कायनात रुक जाएगा इससे, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप। नाज़रीन, अगले मौजू पे चलते हैं। मैं आपको बेनज़ीर शाह साहिबा सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, दुनिया डिजिटल की एक स्टोरी उन्होंने शेयर की है और इस ट्वीट को आप देख रहे होंगे। कंफ्यूज्ड प्रायोरिटीज, द पंजाब गवर्नमेंट एम्स टू ग्रीन बैरन लैंड्स फ्रॉम द फार्मिंग इन चोलिस्तान while
burying the fertile fields with the steel and concrete to make way for the Ravi Urban Development Project. वो लिख रही हैं कि एक तरफ तो पंजाब गवर्नमेंट चोलिस्तान में फार्म लैंड बना के उसको ग्रीन करने का मंसूबा बना रही है, और दूसरी तरफ पहले से सरसब्दो शदाब खेतों को जो है वो दफनाने जा रही है, वहां कंक्रीट के का जंगल बनाने जा रही है। उन्होंने साथ एक स्टोरी शेयर की है, मैं इसका आपको सिर्फ एक हिस्सा बताता हूं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड ग्रैब और इकोलॉजिकल रिविटलाइजेशन। अब उसमें वो ये कह रहे हैं, अगर आप देख रहे हो कि इरिगेटिंग डेजर्ट्स फॉर एग्रीकल्चर इज इन, वो बता रही हैं कि इरिगेशन डेजर्ट्स के सहराओं को सैराब करने का मंसूबा हमें नजर आ रहा है, सामने है हमारे। सो इज अपरूटिंग द फर्टाइल फार्म लैंड्स, और इसी तरफ जो फार्म लैंड जो कि आबाद सरसब्दो शदाब खेत हैं उनको बर्बाद करने का मंसूबा भी। इट मे सीम कंट्राडिक्टरी बट इट इज a reality in our part of the world। ये आपको इसमें तजाद जरूर नजर आएगा, खुला तजाद जरूर नजर आएगा, लेकिन ये पाकिस्तान की हकीकत है। छोटी छोटी दो खबरों पे तजज़िया आपको देना है। वसीम अब्बासी साहब का ट्वीट है, इस पाकिस्तानी मुसलमान को मारने वाला क्या जन्नत में जाएगा। शेखुपुरा में नामालूम शख्स ने KFC में घुलकर फायरिंग कर दी, किचन में काम करने वाला एक गरीब शख्स जान की बाजी हार गया। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कल ही हमने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की अफवाज ISI की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये वाला मॉब है, ये मॉब वायलेंस है। इनको अगर आप कहें कि आए आपको छोड़ के आते हैं, आप जाएं और वहां पे जाके लड़ लें, ये कभी भी नहीं जाएंगे। ये कभी भी वो जो जहाद के नारे मारते हैं ये कभी भी नहीं करेंगे। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को डराने के लिए, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम पे मॉब वायलेंस करने के लिए, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को गोलियां मारने के लिए पाकिस्तान आर्मी और ISI ऐसे ग्रोहों और ऐसे लोगों की हिफाजत करती है। मैंने आपको कल भी कहा था और खुल के कहा था कि अगर कभी ये फैसला कर लिया जाए कि हमने मशाल खान के उन कातलों को जाए मौत देनी है, उनका सर कुचलना है, या ऐसे मॉब्स को जो कि लॉलेसनेस फैला रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी पूरी कौम वाकईतन अपने जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन हमें मालूम है, इसलिए हम ये बात बार बार करते हैं, ये सच बात है इसलिए बार बार करते हैं। जो आखिरी बात आपसे बस ये शेयर करनी थी कि जो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई हो पाकिस्तान के अंदर, एक जोर जबरदस्ती का और जबर का माहौल है, उसके अंदर जब बात नहीं की जा सकती तो पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो लोग हैं वो खुलकर बात करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने यकीनन जनरल अयूब के दौर के भी वो कटिंग देखी होंगी, यहिया खान के दौर की भी अखबारों की कटिंग देखी होंगी, जनरल जियाओ की वीडियोस आपने देखी होंगी जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि चंद लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वजह यही होती है कि डिक्टेटर जो होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का जीना जो है वो दोबर कर देते हैं, और फिर जो आवाज उठती है और वो आवाज तब्दीली के लिए होती है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होती है, उसको गद्दारी से मंसूब किया जाता है। जनरल मुशर्रफ भी यही कहा करते थे। अब उस सारे मामले के ऊपर जो है उसके ऊपर उसको थोड़ा सा धुंधलाने के लिए एक नाम निहाद ओवरसीज कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की गई। मैंने उसकी तफसीलात मैं पहले डिस्कस की है, आज करूंगा। सिर्फ मोहसिन हिजाजी साहब का एक ट्वीट है, वो आपको दिखा के और वो पढ़ के अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, इससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। मोहसिन साहब लिखते हैं कि अलगर्ज कुल मिलाकर कन्वेंशन का खुलासा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्हीं के खर्चे पर बुलाकर हुकूमत ने कहा कि आप हमें गालियां कम कर दें ताकि हम वेड़े में चौड़े होकर फिर सकें। वेड़ा पंजाबी में सहन को कहते हैं। और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने कहा कि आप आईफोन पर ड्यूटी कम करें ताकि हम शरीके में चौड़े होकर फिर सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे कल फिर मुलाकात होगी।